नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने जब वाक्य पढ़ना शुरू किया था बच्चों, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाक्य क्या होता है, एक अच्छा वाक्य किस तरह बनाया जाता है और वाक्य में किस तरह के शब्दों के क्रम होते हैं, फिर वाक्य कैसे वाक्य में उद्देश्य होता है, वाक्य में विधेय होता है, तो उद्देश्य और विधेय का क्या अर्थ होता है। फिर हमने ये देखा कि उद्देश्य का विस्तार किस तरह से किया जाता है और विधेय का विस्तार किस तरह से किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ विशेषताएं हैं वाक्य की, कुछ लक्षण हैं वाक्य के, जिन्हें हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। बच्चों, हम हर चीज को इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं। इसलिए भी पढ़ा जाना जरूरी होता है कि हमारी आगे की जो समझ होती है वो इन चीजों पे निर्भर होती है। कहीं न कहीं पीछे पढ़ी गई बात आगे आने वाली बात जो है वो पीछे पढ़ी गई बात से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए हमेशा हमें हर बात को बहुत ध्यान से पढ़ना, देखना, समझना चाहिए। तो वाक्य के कुछ लक्षण होते हैं जिन पर हम आइए बिंदुवार बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर हम रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं वहां तक पहुंचेंगे। तो आइए वाक्य के क्या लक्षण होते हैं हम इस पर बातचीत करते हैं। जो सबसे पहला लक्षण है बच्चों वाक्य का, वह है सार्थकता। मतलब वाक्य सार्थक होना चाहिए। वाक्य सार्थक होगा तभी वह कोई बात कह सकेगा। यानी वाक्य से जब सार्थकता, सच्चे अर्थ की उत्पत्ति होगी, तभी वह वाक्य सार्थक कहलाएगा। मैं एक उदाहरण लिखता हूं, आप इसे समझिए। अब आप इन दो लक्षणों पर विचार करिए। वह चिड़िया का दूध पीता है, गधे के सिर पर सींग होते हैं। दोनों ही वाक्य को आप देखेंगे बच्चों, तो इस वाक्य में सार्थकता नहीं है। मतलब कि ये वाक्य अगर कहीं लिखा हुआ है तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाक्य सच्चा नहीं है, यह अपनी सार्थकता को व्यक्त नहीं करता है। अगर इसमें हम कुछ सुधार कर दें तो यह वाक्य सार्थक हो जाएगा। जैसे वह चिड़िया का दूध पीता है। यदि मैं मान लीजिए कि चिड़िया की जगह पर गाय लिख देता हूं, वह गाय का दूध पीता है, और मैं गधे की जगह पर गाय लिख देता हूं, वह गाय का दूध पीता है और वह गाय का दूध पीता है, गाय के सिर पर सींग होते हैं, दो सींग होते हैं। तो ये दोनों ही वाक्य अब सार्थक हो गए, अर्थात दोनों ही अपना अर्थ व्यक्त करने लगे और बिल्कुल सच्चा वाक्य हो गया। इसलिए वाक्य का पहला लक्षण होता है वाक्य का सच्चा होना, सार्थक होना। अब आइए हम वाक्य के दूसरे लक्षण आकांक्षा पर बातचीत करते हैं। इसके लिए आप दो उदाहरण देखिए, आपको समझ में आएगा। आइए उन दो उदाहरणों पर विचार करते हैं। मैंने इस वाक्य में भी स्थान खाली कर दिया, इस वाक्य में भी स्थान खाली कर दिया, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों आप बताइए कि इस खाली स्थान में क्या होना चाहिए। तो आपकी जो आकांक्षा होगी, आपकी जो इच्छा होगी, वो ये होगी कि आप यहां पर लिखें कि वह गाय का दूध पीता है। और दूसरी आकांक्षा आपकी ये होगी कि आप यहां पर लिखें कि गाय के सिर पर सींग होते हैं।
आपने अपनी आकांक्षा व्यक्त की, अपनी इच्छा व्यक्त की, और यहां पर इन दो शब्दों को, यहां पर इस शब्द को और यहां पर इन शब्दों को आपने भर दिया। अब आप देखते हैं कि यह जो वाक्य है वह अपनी सार्थकता व्यक्त करने लगा। मतलब वाक्य जो है वो आपके आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। आपकी जो सही इच्छा है, वाक्य को सही ढंग से समझने की इच्छा है, उसकी पूर्ति करता है। इसलिए वाक्य का जो दूसरा लक्षण होता है वह है आकांक्षा। अब आइए वाक्य के तीसरे लक्षण पर हम बातचीत करते हैं, वह है आसक्ति। आसक्ति क्या है बच्चों? आसक्ति मतलब होता है लगाव। मैं एक उदाहरण लिखता हूं, आप उस उदाहरण पर गौर करें, आपको आसक्ति समझ में आ जाएगी। अब जरा आप इस उदाहरण पर गौर करिए। वह खाली स्थान गाय का, खाली स्थान दूध, खाली स्थान पीता है। आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि वाक्य तो सही है, लेकिन क्या यह वाक्य है? वाक्य में हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों के बीच जो आसक्ति है, शब्दों के बीच जो प्रेम है, वह नजदीक होने से होता है। इसलिए वाक्य के दो शब्दों के बीच में आवश्यकता से अधिक रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होना चाहिए। यदि वाक्य के शब्द दूर दूर हो जाते हैं तो वे अर्थ देने में असमर्थ होने लगते हैं। इसलिए वाक्य का जो तीसरा लक्षण होता है वो ये है कि वाक्य के शब्दों में आसक्ति होनी चाहिए। मतलब ये बीच का खाली स्थान नहीं होना चाहिए, इन्हें पास पास होना चाहिए। वह गाय का दूध पीता है। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि जो वाक्य का जो तीसरा लक्षण होता है वह होता है आसक्ति, अर्थात वाक्य के शब्दों के बीच में जो अनावश्यक विलंब है, जो अनावश्यक दूरी है, जो गैप है, जो रिक्तता है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से वाक्य अपना अर्थ देने में लगातार असमर्थ होने लगता है। इसलिए जो तीसरा लक्षण है वह है आसक्ति। अब बच्चों दो महत्वपूर्ण लक्षण और बच गए हैं, वो हैं पदक्रम और अन्विति। तो बच्चों आइए हम समझते हैं कि पदक्रम क्या होता है। पद मतलब होता है शब्द और क्रम मतलब शब्दों का क्रम। आप सभी जानते हैं कि वाक्य में क्रिया होती है, वाक्य में कर्ता है, वाक्य में कर्म है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका एक उचित क्रम होना चाहिए। जहां पर कर्ता का स्थान निर्धारित है वहां कर्ता को होना चाहिए, जहां पर कर्म का स्थान निर्धारित है वहां कर्म होना चाहिए, और जहां पर क्रिया का स्थान निर्धारित है वहां क्रिया होनी चाहिए। तो इसे ही हम पदक्रम कहते हैं। आइए इसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि जो पदक्रम का जो पहला नियम है वो ये है कि सबसे पहले कर्ता और उसके बाद क्रिया। ये पहला है, कर्ता और उसके बाद क्रिया। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम जाता है, सीता खाती है, वे दौड़ते हैं। इन तीनों उदाहरणों पर आप गौर करिए। आप क्या देखते हैं? आप हमेशा ये देखते हैं राम जाता है, सीता खाती है, वे दौड़ते हैं। कर्ता राम, सीता, वे, कर्ता हो गए। उसके बाद क्रिया का स्थान आता है, जाता है, खाती है, दौड़ते हैं। तो जो
पदक्रम का जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि सबसे पहले कर्ता और कर्ता के बाद क्रिया। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि कर्ता वह होता है जो क्रिया को करता है ना, और क्रिया वह होती है जिससे किसी काम के संपादित होने का बोध होता है। लेकिन कर्म क्या है? कुछ बच्चे कर्म और क्रिया में हमेशा भ्रमित रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि कर्म मतलब हमारा कर्म जो हम करते हैं वही कर्म है और वही क्रिया है। नहीं बच्चों, कर्म और क्रिया में फर्क है। क्रिया हमसे संपादित होती है, हम किसी काम को करते हैं तो वह हमारी क्रिया होती है। लेकिन कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कर्म समझ लीजिए, तब आप पद क्रम में कर्म कहां आएगा उसे आप समझिएगा। कर्म का मतलब होता है क्रिया का जिस पर प्रभाव हो। एक उदाहरण देखिए, जैसे मैं खाता हूं। अभी मैं आपको कर्म समझा रहा हूं, यहां लिख देता हूं कर्म। इसे समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर आप कर्म और क्रिया में भ्रमित हो जाते हैं। मैं खाता हूं, सिर्फ दो ही चीजें हैं, मैं कर्ता, खाता हूं क्रिया। ठीक है, क्या इसमें आपको कर्म दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये तो कर्ता है और ये क्रिया है, फिर कर्म कौन हुआ? तो खाने का प्रभाव जिस पर पड़ा वह कर्म हो गया। तो मान लीजिए कि हम कोई चीज खा रहे हैं, मान लीजिए आम खा रहे हैं। आम जो है वो हमारे मुंह में गया, हमने उसे चबाया, फिर वह पेट में गया, है ना। तो हमने जो खाने की क्रिया की उसका प्रभाव आम पर पड़ा, तो कर्म क्या हो गया? कर्म है आम। अब देखिए, मैं अगली लाइन लिखता हूं, उसमें आपको कर्म स्पष्ट हो जाएगा। मैं खाता हूं, मैं आम खाता हूं। अब इस उदाहरण पे आप गौर करिए, मैं खाता हूं, मैं आम खाता हूं। तो अब देखिए, यहां पर हमने देखा कि हमें आम यानी कर्म दिखाई दे रहा है। खाने की क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ा। ठीक है, खाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर पड़ा। तो आप कर्म को समझ लीजिए, ये कर्म कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे पदक्रम की। पदक्रम का पहला हम लोगों ने जो नियम देखा वो देखा कि सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद क्रिया होती है। जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है उसे देखिए, ये दूसरा नियम है। मतलब क्या कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। जैसा कि उदाहरण मैंने आपको अभी दिया था, उसे मैं एक बार और लिखता हूं, दूसरी तरह से लिखता हूं। हम लोग फल खाते हैं। हम लोग फल खाते हैं। देखिए, ये वाक्य बिल्कुल सार्थक है। अब इसमें क्रम देखिए, हम लोग कर्ता, फल, हम लोग क्या हो गया? कर्ता, फल, कर्म, खाते हैं, क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, तो जो पदक्रम का जो दूसरा जो सूत्र है वो ये है कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है। ठीक है, अब आइए हम पदक्रम का जो तीसरा सूत्र है उसे जानते हैं। जो तीसरा सूत्र है बच्चों वो है कि वाक्य में क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले लगता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण का स्थान हमेशा क्रिया से पहले हुआ करता है। ठीक है, जैसे
राम दौड़ता है। मैंने एक साधारण सा वाक्य लिखा, राम दौड़ता है। ठीक है, इसमें राम करता है, दौड़ना क्रिया है। यदि हम क्रिया विशेषण शब्द प्रयुक्त करें, क्रिया विशेषण का प्रयोग करें, तो हमेशा क्रिया विशेषण जिस क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है उस क्रिया से ठीक पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आइए करके देखते हैं। राम तेज दौड़ता है। अब यहां पर आप गौर करिए, राम दौड़ता है, बिल्कुल साधारण बात है। राम तेज दौड़ता है, तेज शब्द पर आप गौर करिए। तेज जो है वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण हमेशा उस क्रिया की विशेषता बताता है और उसी क्रिया के सामने लगता है। क्रिया विशेषण जिस क्रिया की विशेषता बताता है वह उसी क्रिया के सामने लगता है। ये पदक्रम का तीसरा नियम है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बात है, जिन लक्षणों को हमें जानना चाहिए, वैसा मैं चुन करके और उसका संक्षेपीकरण करके आप बहुत आसानी से समझ सकें, वैसा मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अरे तुम आ गए, ओह आज तो बहुत परेशानी हो गई, अरे ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ओहो बहुत गड़बड़ हो गया। आप सभी जानते हैं मैं विस्मयादि बोधक की बात कर रहा हूं। तो जो पदक्रम का जो चौथा नियम है बच्चों, वो ये है कि विस्मयादि बोधक हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लगता है। आप देख रहे हैं कि अरे तुम कब आए, ओह यह तो बहुत दुखद समाचार है। तो हमेशा आश्चर्य, दुख, क्लेश, शोक, हर्ष इत्यादि व्यक्त करने वाले शब्द जो हमें चकित कर देते हैं, हमें विस्मित कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम वाक्य की शुरुआत में लगाते हैं। तो ये पदक्रम का एक नियम है कि हमेशा विस्मयादि बोधक शब्द जो है वह वाक्य की शुरुआत में लगा करते हैं। ठीक है, अब एक अंतिम है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे आप समझिए। पदक्रम का जो अंतिम सूत्र है, जिसे जो मेरे हिसाब से अंतिम है, क्योंकि और भी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैंने जो 5 प्रमुख चीजों को आपके लिए चुना था वो ये है कि निपात का प्रयोग। निपात आप जानते हैं, निपात वह शब्द होता है जो किसी एक शब्द पर दबाव डालता है, उसके महत्व को बढ़ा देता है। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं भी घर जाऊंगा, यहां पर मैंने क्या कहा? भी। इसने मेरे घर जाने के महत्व को बढ़ा दिया। ठीक है, तो निपात का प्रयोग हमेशा जिसका अर्थ बढ़ाना रहता है, जिसके महत्व को बढ़ाना रहता है, उसके ठीक बात करते हैं। जैसे एक शब्द देखिए, एक वाक्य देखिए, इसमें मैं एक निपात का प्रयोग 2 तरह से करता हूं, आपको दोनों में अलग अलग बात समझ में आएगी। उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, यहां पर भी निपात है। उसने भी मुझे कुछ नहीं दिया। अब देखिए, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, बस भी का फर्क है, और भी के फर्क होने से यहां पर भी लगा है तो कुछ पर दबाव डाल रहा है। कुछ भी नहीं दिया मतलब कुछ भी, कुछ चीज महत्वपूर्ण है। उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, और यहां पर देखिए, उसने भी मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब वो बहुत ठीक नहीं है, उसने भी मुझे कुछ नहीं दिया। यहां पर व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, इसमें वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है और यहां पर वह सामान महत्वपूर्ण है, दिया जाने वाला सामान।
यहां पर उसने भी यानी वह व्यक्ति, और उसने मुझे कुछ भी मतलब कि सामान। तो निपात जिसका अर्थ या जिसके महत्व को बढ़ाना होता है उसके ठीक बाद निपात लगते हैं। तो बच्चों ये है पदक्रम। ठीक है, तो पदक्रम वाक्य के प्रमुख लक्षणों में से एक होता है। अब एक अंतिम लक्षण है, वह है अन्विति। अन्विति, अन्विति के बारे में हम आइए जानते हैं। पहले हम इसे मिटा लें। बच्चों अन्विति का मतलब होता है संबद्धता, परस्पर मेल। मतलब कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो कैसे निर्धारित होगा, क्रिया एक वचन है कि बहुवचन है, क्रिया स्त्रीलिंग का व्यवहार कर रही है कि क्रिया पुल्लिंग का व्यवहार कर रही है, कैसे निर्धारित होगा, इसे ही अन्विति कहते हैं। यूं तो अन्विति के ढेर सारे लक्षण है बच्चों, मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें लेकर आया। पहला, जब कर्ता के साथ परसर्ग ने लगा होता है तब, कर्ता के साथ परसर्ग ने नहीं लगा होता है तब, और जब कर्ता आपस में एक से अधिक हो और उनका लिंग अलग अलग हो तो फिर हम क्रिया का कौन सा लिंग निर्धारण करेंगे। इन 3 बातों पर हम गौर करते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो शायद समझ में ना आए, लेकिन जब मैं इस पर बताऊंगा तो तुरंत समझ में आने लगेगा। जैसे पहला मैंने कहा कि अगर कर्ता के साथ ने नहीं लगा है, पहला ने परसर्ग कहलाता है बच्चों। ये ने जो है वो कारक चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, ये परसर्ग है। तो यदि ने नहीं है तब क्रिया। क्या व्यवहार करेगी क्रिया यदि ने नहीं लगा है। आइए एक उदाहरण लिखते हैं। खाई। अब बच्चों इन तीनों उदाहरणों पर आप गौर करिए। ठीक है, राम इमली खाया, मैं आम खाया, सीता आम खाई। मतलब कि यदि ने नहीं लगता है, अगर कर्ता में ने नहीं लगा हुआ है तो क्रिया का लिंग निर्धारण कर्ता के अनुसार होगा। राम यहां पर पुल्लिंग है तो खाया, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं पुल्लिंग, मैं आम खाया। सीता स्त्रीलिंग, सीता आम खाई। ठीक है बच्चों, तो यदि कर्ता के साथ ने नहीं है तब क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग निर्धारण होगा। अब दूसरा नियम कि यदि कर्ता में ने लगा हुआ है, अब दूसरे उदाहरण से देखते हैं हम। यदि कर्ता में ने लगा हुआ है, आइए उन्हीं उदाहरणों को हम फिर से लिखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब इन तीनों उदाहरणों पर गौर करिए बच्चों। राम ने इमली खाई, यहां पर हो गया खाई और यहां पर है राम, राम पुल्लिंग है, यहां पर खाई हो गया। सीता ने आम खाया, सीता स्त्रीलिंग, यहां पर पुल्लिंग हो गया। मैंने जलेबियां खाई, जलेबियां खाई, तो मैंने, मैं यहां पर पुल्लिंग हो गया और यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। कैसे हो गई भाई? तो यदि कर्ता के साथ ने लगा है, यदि ने लगा है, ने लगता है तब क्रिया का लिंग निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। यहां पर देखिए
राम के अनुसार खाई नहीं लगा है, इमली स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। आम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग हो गई। जलेबियां स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। तो दूसरा नियम क्या हुआ, यदि परसर्ग ने लगा है कर्ता के साथ तो जो क्रिया है उसका लिंग निर्धारण कर्म के अनुसार होगा। ये तीनों चीजें क्या है, इमली, आम, जलेबियां, याद करिए क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो क्रिया का जो लिंग निर्धारण है वह कर्म के अनुसार होगा। और जो तीसरा नियम है वो बहुत भ्रमित करने वाला नियम है, उसे आज हम सही कर लेते हैं। देखिए, यदि कर्ता एक से अधिक है और लिंग अलग अलग है तब क्रिया, कर्ता एक से अधिक है और समान लिंग है तब तो जो कर्ता का लिंग है वो क्रिया का लिंग निर्धारित हो जाएगा। लेकिन यदि कर्ता एक से अधिक है और लिंग अलग अलग है, जैसे अब यहां पर आप गौर करिए, देखिए राम लक्ष्मण और सीता वन गए, राम और सीता आएंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता वन गए, राम और सीता आएंगे। यदि कर्ता एक से अधिक है और लिंग अलग अलग है तब क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन होगी। क्रिया का लिंग पुल्लिंग होगा और क्रिया का जो वचन होगा वो बहुवचन होगा। फिर से समझ लीजिए, यदि कर्ता एक से अधिक है, लिंग अलग अलग है, तब क्रिया का जो लिंग निर्धारण होगा वह पुल्लिंग होगा और जो वचन होगा वह बहुवचन होगा। बच्चों हालांकि इन नियमों को हम जानते हैं, प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हम अगर बातचीत करते हैं तो अपने आप ये सारी चीजें हमसे होती चली जाती हैं। लेकिन यदि हमसे कोई पूछता है कि ये नियम में किस तरह से है, तो जब तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, बता नहीं पाएंगे। भाषा हमें आती है, लेकिन भाषा का जो व्याकरण है उसे जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले 1-2 वीडियो में हम वाक्य रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।